बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टीज के ही बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम थर्ड पीरियड के रिस्पेक्ट में एसिड और बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। कल हमने ऑक्साइड्स को देखा था, फिर हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा था, और आज हम इसका एसिड और बेस बिहेवियर देखने जा रहे हैं, और स्पेशली हम थर्ड पीरियड के जो ऑक्साइड्स हैं उनको देखेंगे। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्साइड्स क्या हैं वो देखेंगे, फिर एसिडिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है। इसको देखने के बाद हमने इसका ट्रेंड देखना है। फिर पहले मैं जनरल ट्रेंड की बात करूंगा और उसके बाद फिर थर्ड पीरियड के रिस्पेक्ट में हम उसकी ट्रेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके पास जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड, हैं, इसी तरह से फिर आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं, इसी तरह से फिर आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इसी तरह से फिर आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ऑक्साइड के बारे में ऑलरेडी हमने कल देखा था कि आपके पास ये क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। मतलब ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। अगर मेटल के साथ कंबाइन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड आपके पास कितने टाइप्स के हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है वो आपके पास क्या है, किसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कौन से ऑक्साइड होते हैं, दोज ऑक्साइड्स विच प्रोड्यूस एसिड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर। ठीक है ना, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच प्रोड्यूसेस एसिड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल कौन से हैं, आपके पास जितने भी आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड आपके पास क्या है, आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसका SO3 का, अब सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब अगर इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ करेंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2SO4 प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2CO3 प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपके पास क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, और इन नॉन मेटल को हम क्या बोलते, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। भाई ये एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों है, क्योंकि जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि मेटल ऑक्साइड है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है या एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो
तो इन दोनों में जो आपके पास SO3 है या फिर आपके पास CO2 है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके पास वो ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास एग्जांपल क्या है, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास क्या है, इसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली दोज ऑक्साइड्स विच प्रोड्यूसेस ठीक है ना बेसिक सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन विद वाटर, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेस प्रोड्यूस करें या बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। स्पेशली वो मेटल्स होंगे जो आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे, ठीक है ना। जो आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे। तो मेटल ऑक्साइड जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्यों हम इनको बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन। हमने बोला कि ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हो। हमारे पास जितने भी ग्रुप 1 और आपके पास ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना। बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, ठीक है ना, ग्रुप 2 में बेरिलियम ऑक्साइड्स को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास Na2O है, सोडियम ऑक्साइड। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NaOH बेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो सोडियम ऑक्साइड क्या हुआ आपके पास, बेसिक ऑक्साइड हुआ। क्यों बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, ये बेस प्रोड्यूस करता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो आपके पास क्या होता है, Na+, ठीक है, प्लस आपके पास क्या होता है, OH नेगेटिव फॉर्म में। तो सिंपल सी बात ये है कि ये वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स। फिर इसी तरह से आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। एम्फो का मतलब होता है बोथ, ठीक है ना। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं, दोज ऑक्साइड्स विच एक्ट्स बोथ as an acidic as well as basic oxides, ठीक है ना। ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों इनके पास है। मतलब ये एसिड के साथ बेसिक ऑक्साइड के तौर पे काम करेंगे और बेस के साथ एसिडिक ऑक्साइड के तौर पर काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है बेरिलियम ऑक्साइड, आपके पास है जिंक ऑक्साइड, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर इनका रिएक्शन
हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड के तौर पे काम करेंगे, और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड ऑक्साइड के तौर पे काम करेंगे। तो हम देख लेते हैं यहां पर इसकी एग्जांपल। जैसे कि आपके पास जिंक ऑक्साइड है, अगर इस जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ। अब H2SO4 हमें पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इस स्ट्रॉन्ग एसिड को जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा ZnSO4 जो कि आपके पास साल्ट है, ठीक है, प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमें ये पता है ये तो एसिड है, तो फिर लाजमी बात है ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस है, हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बात करते हैं। तो जब इसको रिएक्ट किया गया H2SO4 के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करता है, आपके पास साल्ट प्रोड्यूस करता है प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। अब हम ये तो जानते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये फिर आपके पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्सीजन का ऑक्साइड है जो कि आपके पास क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस के तौर पे बिहेव कर देता है। इसी तरह से अगर हम इसी रिएक्शन को देखते हैं किसी बेस के साथ, तो बेस के साथ ये क्या करेगा, जब हमारे पास जैसे कि ZnO प्लस इसको हम रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, तो जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फिर ये प्रोड्यूस करेगा Na2ZnOH4। तो ये आपके पास क्या बनाएगा, एक कंप्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। अब ये कंप्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में हम इसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। बहरहाल ये आपके पास साल्ट है जो कि आपके पास कंप्लेक्स कंपाउंड है। अब हमें ये तो पता है कि ये आपके पास क्या है, बेस है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, आपके पास एसिड बन जाएगा। मतलब इस केस में ये एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन इस केस में ये क्या था, बेसिक ऑक्साइड था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बिहेव करता है लाइक दैट ऑफ बेसिक ऑक्साइड, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बिहेव करता है लाइक दैट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। दोनों प्रॉपर्टीज इसके पास मौजूद हैं। ये एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है और बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बोथ, एम्फो बोलते हैं बोथ को। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके पास है। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है ना। लास्ट में हमारे पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, आपके पास न वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करें और न बेस के साथ रिएक्ट करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। अब न्यूट्रल ऑक्साइड की एग्जांपल आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके पास है N2O, ठीक है। ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, जो न तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और न ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बहरहाल हमने सबसे पहले ये जाना कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एसिडिटी या बेसिसिटी कितने टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं, नेचर के लिहाज से हमने देखा। और फिर हमने इसका ट्रेंड देखना है, ठीक है ना, इसका एसिड बेस बिहेवियर देखना है, पीरियड टेबल के अंदर कैसे चेंज होता है। तो पहले हम जनरल ट्रेंड देखेंगे और फिर हम पीरियड 3 के ऑक्साइड्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, क्या ट्रेंड होगा। और ट्रेंड भी हमने क्या देखना है, पहले जनरल ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड में इसका क्या बिहेवियर है, ठीक है। पीरियड में इसका क्या बिहेवियर, पीरियड मीन लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, तो इसी तरह से फिर हम ग्रुप में देखेंगे, ठीक है। और ग्रुप का मतलब होता है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इसका क्या बिहेवियर होगा, ये चीज हमने देखी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये पीरियड टेबल का जनरल एक स्केच बना लेता हूं, ठीक। ये आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। इसी तरह से फिर ये आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट्स है। 2 सीरीज है इसके F ब्लॉक, ठीक है ना। ये
अब हमारे पास इधर सारे के सारे आपके पास क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। टॉप पे भी मेटल्स हैं और बॉटम में भी आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं डी ब्लॉक को, यहां पर आपके पास टॉप पर भी क्या है, मेटल्स हैं और बॉटम पर भी आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखते हैं तो आपके पास ऊपर की तरफ क्या है, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन बॉटम की तरफ आपके पास क्या है, फिर मेटल्स आते हैं। मतलब ये ट्रेंड इधर चल रहा है, रफ सा ट्रेंड मैंने बताया। अब जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, या फिर न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर जो है, इसको हम देख लेते हैं। बेसिक कैरेक्टर, ठीक है ना, ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। जब हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, ये आपके पास किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की वजह से होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। अब यहां पर आप देखते हैं ये मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, नॉन मेटल। उधर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो एक बात याद रखना कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और एसिडिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके पास वो ऑक्साइड्स जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और फिर इसी तरह से आपके पास मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम जाते हैं। हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि आपके पास मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। तो जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, ज्यादा होते जाएंगे। तो ये आपके पास एक जनरल ट्रेंड है। तो सिंपली हमें ये पता चला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाए तो आपके पास जो एसिडिटी है ऑक्साइड्स की वो भी क्या होती है, आपके पास इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास ऑक्साइड्स की एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, तो ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, जो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, मतलब En की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। जब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बेसिक का इनवर्स है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, अगर एसिडिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब आपके पास बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। फिर इसी तरह से हम यहां पर देखते हैं जो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी हम कहां जाते हैं, नॉन मेटल से किधर जाते होते हैं, मेटल्स की तरफ जाते होते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जब हम, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जब हम मेटल्स की तरफ जाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। इसी तरह से हम यहां पर बात करते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है या सिंपली एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है या बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास ऊपर भी मेटल है और आपके पास बॉटम पे भी मेटल्स हैं। लेकिन यहां पर अगर हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर यहां पर डी ब्लॉक में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। ठीक है, किधर डिक्रीज होता है, डी ब्लॉक में। अब यहां पर क्यों ऐसा होता है, ठीक है, इस वजह से होता है यहां पर। इसकी क्या रीजन है, बिकॉज द नंबर ऑफ F and D electrons increases। ठीक है ना, यहां पर आपके पास D और F इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा, या D और F ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर आपके पास क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, सॉरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक नहीं, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें आपके पास डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं या डी और एफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, आपके पास डिक्रीज हो जाता है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस या बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बात एक। तो ये तो आपके पास आ गया, जनरल ट्रेंड आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं पीरियड थर्ड ऑक्साइड्स की, जो आपके पास एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की तरफ। तो थर्ड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, थर्ड पीरियड में हमारे पास ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह से आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसी तरह से आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी तरह से आपके पास फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं P4, आपके पास 4O10 एक ही ऑक्साइड है, और एक आपके पास क्या है, P4O6 ये वाला ऑक्साइड है। फिर इसी तरह से हम आगे जाते हैं, फास्फोरस के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन की भी दो ऑक्साइड है Cl2O7, इसी तरह से आपके पास Cl2O, ये दो ऑक्साइड्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के। ये जो आपके पास ऑक्साइड है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स हैं, जिसमें फास्फोरस और आपके पास बीच में सल्फर भी आता है, SO3 है, और इसका दूसरा जो ऑक्साइड है आपके पास SO2 होता है, ठीक है ना। ये भी आपके पास क्या है, S ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, जिसमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और ये आपके पास इसके कंपैरिजन में लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, वीकली बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। और हम यहां पर देखते हैं तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल हैं, तो ये आपके पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं।
और ये आपके पास क्या है, एल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आपके पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, दोनों मेटल, ये भी मेटल में आता है लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स है, ठीक है ना। या सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो यहां पर आप लोग ट्रेंड देख सकते हैं कि ये तीनों आपके पास क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, जो कि आपके पास इन तीनों में से ये दो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं। फिर इस तरह के बाद हम जाते हैं तो ये आपके पास क्या आते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स आते हैं, जो कि आपके पास सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। और बीच में ये आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक है, क्योंकि आपके पास ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो आप ट्रेंड देख सकते हैं कि ये स्ट्रांगली बेसिक से होते हुए, एम्फोटेरिक से होते हुए किस तरफ जाता है, एसिडिक ऑक्साइड की तरफ जाता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो ट्रेंड चल रहा है पीरियड 3 के अंदर, ये आपके पास क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता जाता है, मतलब बेसिसिटी से होते हुए किसकी तरफ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर की तरफ चला जाता है। तो अब ऐसा क्यों है, अब इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे आहिस्ते करके, ठीक है, एक एक करके। अब सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों को हम बेसिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं। इन दोनों को हमने क्या बोला है, दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। ये बेसिक ऑक्साइड्स क्यों हैं, इसलिए बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस बेस एंड वाटर, ठीक है ना। जब वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा भी था, अगर हम सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, Na2O लेते हैं, ठीक है ना, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली शुरू में क्या करते हैं, शुरू में ये टूट जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम के आयन प्रोड्यूस करता है और प्लस क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड आयन होता है ये साइज में छोटा होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। जब ये वाटर में चला जाता है तो ये जो आपके पास O-2 है, ये क्या करता होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाटर का ये जो प्रोटॉन है H+ है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ। मतलब ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये तो OH नेगेटिव बन जाएगा पहले से ही, लेकिन ये भी क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 OH नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, आपके पास NaOH बना लेंगे। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये O2 नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा Na2O जो कि सोडियम ऑक्साइड है, इधर क्या बचता है आपके पास, वाटर बचता है प्लस H2O, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 2NaOH, जो कि आपके पास क्या होता है, बेस होता है, 2NaOH, ये आपके पास क्या है, बेस है। तो सिंपल सी बात अगर हम कहें तो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ करते हैं, Mg+ आपके पास H2O, तो ये क्या बनाएगा, MgOH बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस वजह से ये भी आपके पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन अब बात यह है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है और ये वीक बेस क्यों है। अच्छा, तो अगर हम देखें इन दोनों केसेस में, जो आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो आपके पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम के ऑक्साइड का अगर केस देखा जाए तो ये आसानी के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ में, और आसानी के साथ O-2 मतलब ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। मतलब सोडियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड है, इस वजह से बिकॉज इट इजीली प्रोड्यूसेस O-2 आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आसानी के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है।
जब आसानी के साथ ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो फिर आसानी के साथ ये बेस बना लेगा, जिसकी वजह से ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहां पर आपके पास क्या होता है, इट कैन नॉट प्रोड्यूसेस O-2 आयन, मतलब ऑक्साइड आयन इजीली, ठीक है, लाइक Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड की तरह O-2 आयन आसानी से नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अब ये क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता, इस वजह से नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है। तो यहां पर मैग्नीशियम ने अपने 2 ज्यादा चार्ज की वजह से इस ऑक्सीजन को अपने साथ स्ट्रांगली बाउंड किया हुआ है, तो लिहाजा इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो ये आसानी से ऑक्साइड आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये वीक बेस के तौर पे काम करेगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो सोडियम के ऊपर आपके पास +1 का चार्ज है और साइज भी बड़ा है, तो ये जो आपके पास -2 आयन है ये आसानी से निकलेगा, तो इजीली ब्रेक होगा, तो इजीली बनेगा, और जब इजीली प्रोड्यूस होगा तो आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। जब यहां पर हम आते हैं तो इधर आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाता है। अब यहां पर ऐसा क्यों है, यहां पर इसलिए ऐसा है क्योंकि यहां पर आपके पास क्या होता है कि ये बहुत ही मुश्किल से क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ऑक्साइड आयन इसको के लिए प्रोड्यूस करना क्या है, वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है। जब ये आसानी के साथ ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसका मतलब इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लाते हैं, ठीक है ना, फिर ये क्या बन जाता है, एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली आपके पास ये आसानी से ऑक्साइड आयन नहीं देता, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेसिक ऑक्साइड बन जाता है। मतलब एज एन एसिड और एज ए बेस दोनों के काम करेगा ये जो आपके पास एल्यूमिनियम है। इसी तरह से अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये तो आपके पास क्या होते हैं, अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये नॉर्मली तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपके पास यहां पर कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि आपके पास SO3 है और जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, H2SO4 प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि SO3 वाटर के अंदर H2SO4 प्रोड्यूस करता है, लिहाजा ये आपके पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, ये आपके पास क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं P4O10 का, P4O10 का, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, आपके पास H3PO4 एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। जब हम बात करते हैं आपके पास Cl2O7 का, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर, ये प्रोड्यूस करता है HClO4, मतलब परक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। जबकि मेटल्स की बात हमने की कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा तो आपके पास जो एसिडिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, दूसरा इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो एसिडिटी की वैल्यू होती है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा हो तो आपके पास क्या होगी, एसिडिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये दोनों का काम करेगा, एज एन एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से हम ऐसे मेटल्स को देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो, ठीक है, मेटल विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना, मेटल्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब मेटल विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जांपल हम लेते हैं MnO, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास Mn2O3, इसी तरह से आपके पास Mn2O7, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, 3 किस्म के ऑक्साइड्स हैं। अब इसमें देखिए मैग्नीज इसमें भी है, मैग्नीज इसमें भी है, मैग्नीज इसमें भी है। अब ये तीनों मेटल हैं आपके पास, मेटल यही मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन फर्क क्या है कि अगर यहां पर देखें तो ये आपके पास +2 का चार्ज है मैग्नीज के ऊपर। यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास इस मैग्नीज के ऊपर +3 का चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +7, ठीक है ना। तो यहां पर तीनों आपके पास मैग्नीज के एटम ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज का, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज का, और इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो याद रखिएगा जो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये आपके पास क्या है, MnO+2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट और ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, फिर उसके बाद ये और सबसे ज्यादा आपके पास एसिडिक ही होगा। मतलब ये बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा, और ये सबसे कम बेसिक होगा, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल अगर हम कहें तो आज हमने क्या देखा, एसिडिक बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने ऑक्साइड्स के टाइप्स देखे, आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो आपके पास क्या प्रोड्यूस कर एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। फिर हमने इसका ट्रेंड देखा, लेफ्ट टू राइट आपके पास एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है ऑक्साइड्स का, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर आपके पास डिक्रीज हो जाता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम सिर्फ डी ब्लॉक के अंदर देखते हैं तो वहां पर F और D ऑर्बिटल या सक्शन इन्वॉल्व होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। फिर इसी तरह से हमने थर्ड पीरियड के अंदर देखा तो हमने ये देखा कि आपके पास जो ऑक्साइड्स हैं उसका क्या ट्रेंड बनता है कि बेसिक से ही किस तरफ जाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की तरफ जाते हैं। फिर हमने ऐसे मेटल्स की जो एसिडिक कैरेक्टर देखा जो कि आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं। तो अब एक ही मैग्नीज है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 और +7 है। तो हुआ क्या कि एक ही मैग्नीज का आइटम है लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने की वजह से होता क्या है, ये डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं एसिडिटी का, जिसमें सबसे ज्यादा ये स्ट्रांग है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। फिर ये हमने कहा कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो इतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो भाई जितने भी मैंने आपको ये मेन पॉइंट्स बताए हैं ऑक्साइड और इसके टाइप आप लोगों ने लिख के सेंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच।